Hello everyone, this is Rohit Mishra. Today we are going to discuss another topic related to data visualization and overall perspective, which is the part of data warehousing and data mining subject. So these are the outlines of today's lecture. We are going to study tuning data warehouse, then testing data warehouse, which is unit testing, integration testing and systems testing. Then we move to test schedule and testing operational environment, and finally we consider logistic of test. So स्टार्ट विथ ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस। अगर हम ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी भी डेटा वेयरहाउस की परफॉर्मेंस को अगर हमें इंक्रीज करना है, यानी उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, और परफॉर्मेंस इन द सेंस कि हमको उसकी क्वेरी जो रिट्रीवल प्रोसेस है जिससे हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, अगर हम उसके रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ा देते हैं या फिर उसको बढ़ाने के लिए कुछ चीजें करते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस कहलाता है। ये एक तरीके का सिस्टम है जो कि ये बताता है कि किसी भी डेटा वेयरहाउस से अगर डेटा को रिट्रीव किया जा रहा है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, वो किस हद तक जो है वो इंक्रीज हो सकता है, उसको किस हद तक हम बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने के लिए ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन कौन सी क्वेरीज हैं जो डेटा वेयरहाउस को के कंटेंट को जो है वो अप्रूव करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए ज्यादा टाइम ले रही हैं, उन क्वेरीज को क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं इन ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस में। डेटा वेयरहाउस की अगर हम बात करें और उसके ट्यूनिंग की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि डेटा वेयरहाउस जो है वो डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक नेचर का मतलब है कि उसमें हमेशा कोई ना कोई डेटा इंसर्ट होता रहता है, कुछ ना कुछ डेटा जो है वो डिलीट होता रहता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेटा वेयरहाउस में किस तरीके की क्वेरी परफॉर्म की जाए, इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। अब जब किसी भी डेटा वेयरहाउस को एक्सेस करने के लिए उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना रहेगा, उसका थ्रूपुट जो है वो हमारे रिस्पॉन्स टाइम से ही रिलेटेड होता है। उसका मतलब है कि अगर हम कोई उसको इनपुट देते हैं एज ए क्वेरी और हम उससे कुछ आउटपुट लेते हैं, कुछ रिट्रीवल लेते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग वी आर गिविंग द इनपुट एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ गेटिंग द आउटपुट, दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस। हम उसके पूरे के पूरे प्रोसेस को देखते हैं कि वो कितनी देर में प्रोसेस एग्जीक्यूट करती है और कितनी देर में हमें वो आउटपुट रिसीव होता है। तो अगर हम डेटा वेयरहाउस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो डायनेमिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेरीज जो है वो हमेशा अपडेट होती रहती हैं, और अगर वो डायनेमिक नेचर का है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि उसमें डेटा किस तरीके का जो है वो रिट्रीवल परफॉर्म होगा। अगर हम बहुत बड़े डेटा वेयरहाउस की बात करें, जैसे कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का डेटा वेयरहाउस है, तो भी उसमें रिट्रीवल प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम भी कंसिडर होगा। अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग उस डेटा वेयरहाउस को प्रोसेस कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्यूनिंग डेटा वेयर हाउस को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। अगर हम परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डेटा वेयर हाउस की लेंथ जो होती है वो उसके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर वो डेटा वेयर हाउस कंपेरेटिवली छोटा है तो उसको प्रोसेस करना भी उतना आसान होगा, अगर वो कंपेरेटिवली बहुत बड़ा है तो उसको प्रोसेस करना ज्यादा टफ होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होगा तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी एग्जीक्यूट करने में ज्यादा टाइम लेगा। उसको स्कैन करने में हम ये कह सकते हैं कि उसको ज्यादा टाइम लेगा, और अगर वो ज्यादा टाइम स्कैन करने के लिए ले रहा है, इसका मतलब क्या, कि जब वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा या वो जब रिस्पॉन्स करेगा किसी भी क्वेरी को, तो उसका रेट जो होगा रिस्पॉन्स टाइम का वो ज्यादा होगा। कितना डेटा वेयर हाउस पर डे यूज हो रहा है, हम इसकी भी बात करते हैं कि पर डे उस डेटा वेयर हाउस में कितने ज्यादा यूजेस हो रहे हैं, कितनी मेमोरी वो एक्वायर कर रहा है किसी डेटा वेयर हाउस को स्टोर करने के लिए, और इनपुट आउटपुट थ्रूपुट रेट, यानी वो रिस्पॉन्स टाइम किस तरीके से दे रहा है। मान लीजिए अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट एक साथ जा रहा है तो उसके आउटपुट हमें कितनी देर में रिट्रीव हो रहे हैं, ये उसकी परफॉर्मेंस असेसमेंट में निर्भर करता है कि वो डेटा वेयर हाउस जो है वो कितनी देर में ट्यून हो रहा है। अगर हम ट्यूनिंग के अदर पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उसके डेटा लोड पे भी डिपेंड करता है ट्यूनिंग। डेटा लोड, जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज से किसी डेटा को ले आना और किसी स्टेजिंग एरिया यानी डेटा वेयर हाउस में इकट्ठा रखना, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उस डेटा वेयर हाउस में कोई भी क्वेरी परफॉर्म हो रही है या कोई भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है,
या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई ना कोई जो है एनालिसिस चल रही है, तो उस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लोड हो रहे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस तरीके से कर सकते हैं लोडिंग, उनकी लोडिंग टाइम कितनी है, वो कितनी देर में लोड हो रहे हैं, कितनी जल्दी लोड हो जा रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। यानी डेटा लोडिंग जो है वो ट्यूनिंग का भी एक पर्सपेक्टिव है जिसको हम कंसीडर करते हैं फॉर ट्यूनिंग ऑफ डेटा वेयरहाउस। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा लोड is a critical part of override processing. Nothing else can run until data load is complete. This is entry part of the system. जब तक किसी भी डेटा वेयर हाउस में कोई डेटा लोड नहीं होगा तब तक वो प्रोसेस नहीं हो सकता, और जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा तब तक हम उसके रिस्पॉन्स टाइम को मेजर नहीं कर सकते। ट्यूनिंग क्वेरीज की बात की हमने की। क्वेरीज की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किस टाइप की क्वेरी हो सकती है। सिंपल क्वेरी में हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स क्वेरी में हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव टू काइंड्स ऑफ क्वेरीज इन डेटा वेयरहाउस। फिक्स क्वेरी में जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो क्वेरीज ऑलमोस्ट डिफाइंड हो, हमारे पास कुछ उसके सर्टेन जो है वो सिंटेक्स हो, और उस सिंटेक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि उस क्वेरी को फिक्स कर सकते हैं कि बार बार वो क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी किसी डेटा वेयरहाउस में, और बार बार उस क्वेरी के थ्रू हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यानी कुछ पर्टिकुलर जो है वो क्वेरीज हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहेंगी जो कि डेटा को फेच करने के लिए ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। सेकेंड टाइप की क्वेरीज की हम बात कर लेते हैं एडहॉक क्वेरीज की। एडहॉक क्वेरीज का मतलब कि वो परमानेंट क्वेरी नहीं रहती हैं, वो यूजर्स की अकॉर्डिंग के हिसाब से बदलती रहती हैं। यूजर के हिसाब से बदलती रहती है का मतलब कि किसी डेटा वेयर हाउस में किसी यूजर को कुछ सर्टेन कॉलम्स या रोज को या फिर कुछ डेटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए वो डिफरेंट टाइप की क्वेरी लगाएगा। कोई दूसरा यूजर आया उसी सेम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट टाइप की क्वेरी इस्तेमाल करेगा। तो अलग अलग यूजर की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अलग अलग उनकी क्वेरीज हो सकती हैं जिसको हम एडहॉक क्वेरीज का नाम देते हैं। इसमें लिखा है टू अंडरस्टैंड द एडहॉक क्वेरीज इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट द एडहॉक यूजर मतलब वो यूजर जो कभी कभी परफॉर्म करते हैं उस डेटा वेयर हाउस में, जो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, और उनका जो इंटरेक्शन होता है डेटा वेयर हाउस में वो हमेशा नहीं होता है, वो सर्टेन पीरियड के लिए आते हैं और फिर अपना काम करके चले जाते हैं। और डेटा वेयर हाउस फॉर ईच यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर वी नीड टू नो द फॉलोइंग। हम उनके बारे में कुछ चीजें जानते रहेंगे, जैसे द नंबर ऑफ यूजर इन द ग्रुप, कौन से कितने टाइप के यूजर्स हैं उस ग्रुप में जो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। द मैक्सिमम साइज ऑफ क्वेरी दे वांट टू रन, कितनी लंबी या कितनी बड़ी क्वेरी को वो एग्जीक्यूट करा रहे हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और उनका पीक टाइम क्या है डेली यूजेस का, यानी वो पीक टाइम इन द सेंस कि हम ये कह सकते हैं कि उस डेटा वेयर हाउस में वो कितनी देर तक काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा वो प्रोसेस कर रहे हैं या कितना कम से कम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, पूरे डेली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। डेली रिपोर्ट की अगर मान लीजिए कि पूरे दिन में उन्होंने किसी डेटा वेयर हाउस को 100 टाइम्स जो है वो प्रोसेस किया, या उन्होंने 20 टाइम प्रोसेस किया, या उन्होंने 10 टाइम प्रोसेस किया, या एक बार ही उनको प्रोसेस किया, या एक बार भी नहीं किया उन्होंने प्रोसेस, तो हम उनकी पीक टाइम को भी कंसीडर करते हैं कि अगर वो 100 टाइम जो है वो अगर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, यानी वो बार बार डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, और उसकी क्वेरी की भी साइज को हमको मेजर करना है कि वो अगर वो 100 टाइम कर रहे हैं तो वो कितनी बार जो है वो डेटा को क्वेरी कर रहे हैं, किस तरीके की क्वेरी परफॉर्म करा रहे हैं। तो ये सारे के सारे मेजरमेंट अगर हम कंसीडर कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि ट्यूनिंग जो है वो डेटा की हम कंसीडर कर सकते हैं। यानी मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ट्यूनिंग डेटा वेयर हाउस में हम डेटा की रिस्पॉन्स टाइम चेक करते हैं कि वो कितनी देर में जो है वो थ्रूपुट देता है किसी यूजर को। बात कर लेते हैं टेस्टिंग डेटा वेयरहाउस की। अगर हम टेस्टिंग डेटा वेयरहाउस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हर वो चीज जिसमें डेटा स्टोर होता है, चाहे वो डेटा बेस हो चाहे वो डेटा वेयरहाउस हो, हमेशा उसकी हम टेस्टिंग परफॉर्म करते रहते हैं। टेस्टिंग परफॉर्म करने का मतलब कि हम उसमें चेक करते रहते हैं कि जो डेटा हमारे पास है उस डेटा बेस में या डेटा वेयरहाउस में, वो हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल तो है कि नहीं है, उसमें कोई रिडंडेंसीज तो नहीं है, कोई उसमें जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो एट दैट टाइम हम उसको दूर कर लेते हैं उसकी टेस्टिंग के थ्रू। और अगर वो प्रॉब्लम हम नहीं दूर कर पा रहे हैं या फिर अगर हम उसमें प्रोसेस परफॉर्म करने लगे और हमने ये देखा कि हाँ उस डेटा वेयर हाउस में कुछ कमियां हैं, तो एट दैट टाइम फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट करना पड़ेगा हमें, हम उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। So the definition of testing data warehouse. Testing is very important for data warehouse system to make them work correctly and efficiently. हम उसको ये देख सकते हैं
रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग करके कि वो डेटा वेयर हाउस किस हद तक अवेलेबल है, जब हम उसमें कोई प्रोसेस परफॉर्म करें, जब हम उससे कुछ डेटा को रिट्रीव करें, वो किस हद तक काम कर रहा है। देयर आर 3 बेसिक लेवल ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म इन द डेटा वेयर हाउस। हम 3 तरीके की टेस्टिंग दे सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है और सिस्टम टेस्टिंग है। इन तीनों में बेसिक अंतर यह है कि यूनिट टेस्टिंग में किसी भी डेटा वेयर हाउस के जितने भी डेटा होते हैं, या जितने, अगर हम कह सकते हैं कि रोज एंड कॉलम्स की अगर हम बात करें, तो जितने भी नंबर ऑफ रोज एंड जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है, उन सबको इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है। इंडिविजुअली टेस्ट करने का मतलब कि जितने भी रोज एंड कॉलम्स है, उसमें जो जो डेटा है, सबको पर्सनली क्या करा जाएगा, वो चेक किया जाएगा। और हर डेटा वेयर हाउस की जो रोज एंड कॉलम्स है, उसमें जो भी डेटा है, उसको एज ए यूनिट कंसीडर किया जाएगा, एक सिंगल यूनिट कंसीडर किया जाएगा। कि अगर मान लीजिए किसी डेटा वेयर हाउस में 100 रोज एंड 100 कॉलम्स हैं, और उन रोज में 100 जो है वो डेटा है, तो हर एक डेटा का इंडिविजुअली क्या होगा, टेस्टिंग होगा। इसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके का मॉड्यूल है, प्रोसीजर प्रोग्राम है, जो एसक्यूएल स्क्रिप्ट, यूनिक्स टाइप की जो है सेल स्क्रिप्टिंग में जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस इज परफॉर्म बाय द डेवलपर, जो भी उस डेटा वेयर हाउस को बनाता है, वही ये यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है। अगर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करें, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग का एक और इनहेंस वर्जन है। उसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम जैसे यूनिट टेस्टिंग में हम अलग अलग डेटा को जो है वो कंसीडर कर रहे थे, इसमें कुछ सर्टेन डेटा को इकट्ठा करके एक मॉड्यूल जनरेट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि किसी डेटा वेयर हाउस में 100 रोज एंड 100 कॉलम्स हैं। हमने कहा कि यूनिट टेस्टिंग में तो सबने अलग अलग परफॉर्म किया यूनिट की तरह। अब मान लीजिए हमने 10-10 का सेट बना दिया, एक मॉड्यूल बना दिया, तो हमें 100 रोज को चेक करने के लिए 10 मॉड्यूल लगे। हर मॉड्यूल में 10 रोज हैं, यानी 100 रोज में हमें 10 मॉड्यूल रखने पड़े। तो हम क्या करते हैं कि कुछ रोज एंड कुछ कॉलम का कॉम्बिनेशन बना करके एक मॉड्यूल तैयार करते हैं, और हम यूनिट ना चेक करके अब हम क्या करेंगे, मॉड्यूल वाइज उसको टेस्ट करेंगे। So integration testing is the various module of application are brought together and then tested against the number of input। जितने भी नंबर ऑफ इनपुट हैं, उनको हम मॉड्यूल में कन्वर्ट करेंगे और उस मॉड्यूल को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। इट इज परफॉर्म टू टेस्ट वेदर द वेरियस कंपोनेंट डू वेल आफ्टर इंटीग्रेशन। हम ये भी देखेंगे कि इंटीग्रेशन के बाद जो भी मॉड्यूल बने हैं, वो किस हद तक सही तरीके से टेस्ट हो रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसे कंसीडर की जा रही है। तीसरा टॉपिक आता है सिस्टम टेस्टिंग का। सिस्टम टेस्टिंग ये बोलता है कि हमें किसी भी डेटा वेयर हाउस को यूनिट वाइज नहीं चेक करना है, ना उनकी यूनिट की अलग अलग मॉड्यूल हमें बनानी है उसे टेस्ट करना है। हमें पूरे के पूरे डेटा वेयर हाउस को एज ए सिंगल यूनिट कंसीडर करना है, और पूरे के पूरे डेटा वेयर हाउस को हमें चेक करना है। ये डिपेंड नहीं होता कि हाँ उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम है। वो जितना बड़ा डेटा वेयर हाउस होगा या जितना छोटा डेटा वेयर हाउस होगा, उसे हम एक सिंगल सिस्टम की तरह कंसीडर करेंगे, और सिंगल सिस्टम की तरह कंसीडर करके हम उसको पूरा का पूरा टेस्टिंग एक बार में परफॉर्म कराएंगे। ना तो हम उससे मॉड्यूल में तोड़ेंगे, ना हम उससे किसी सिंगल यूनिट में तोड़ेंगे। So we can see here system testing tells the whole data warehouse application is tested together. The purpose of system testing is to check whether the entire system work correctly together or not। पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम टेस्टिंग में हम कंसीडर कर सकते हैं। सिस्टम टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय टेस्टिंग टीम। अगर बहुत बड़े डेटा वेयर हाउस को एक साथ टेस्ट किया जा रहा है, तो वो सिंगल आदमी का काम नहीं हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं हो सकता है, उसे ग्रुप में करा जा सकता है। नंबर ऑफ पीपल एक ग्रुप बनाते हैं, उसको ग्रुप को जो है वो क्या करते हैं, एक साथ उसको टेस्ट करते हैं। Since the size of whole data warehouse is very large, जब आप पूरे सिस्टम को एक साथ टेस्ट करेंगे तो उसका साइज भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। So it is usually possible to perform minimum system testing before the test plan can be enhanced। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पूरे के पूरे सिस्टम को एक साथ टेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है वो, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं, उस टीम के जो भी लोग हैं जो उसको पूरे सिस्टम को एक साथ टेस्ट कर रहे हैं, उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है, या उनके बीच में काम स्पेसिफिक है कि हाँ आपको ये काम करना है और आपको ये काम करना है, तो इस तरीके की अगर हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो सिस्टम टेस्टिंग भी आसानी से परफॉर्म हो सकती है। टेस्ट शेड्यूल
हमारा बताता है कि टेस्ट शेड्यूल का मतलब होता है कि टेस्टिंग हमें कब परफॉर्म करनी है, किस लेवल तक हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी है और उसको परफॉर्म करने के लिए किस तरीके का टीम प्लान होना चाहिए। यानी जैसे हमने आपको बताया कि किसी टेस्टिंग को शेड्यूल करने का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ पीपल उस टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे, हर इंडिविजुअल यूनिट का कौन कौन सा टास्क होगा और फाइनली वो किसको रिपोर्ट करेंगे टेस्टिंग परफॉर्म होने के बाद। So in this schedule, we predict the estimated time required for the testing of the entire data warehouse system. अगर हम उसको एक शेड्यूल कर देते हैं, अगर हम उसको ये कह देते हैं कि हर आदमी का एक टाइम है स्पेसिफिक टेस्टिंग परफॉर्म करने का, तो उसको ये कह सकते हैं कि वो आदमी जिसको ये टास्क दिया गया है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितनी देर में उस टास्क को खत्म करके जो है वो अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा, उसको ये चीज बतानी रहेगी। तो शेड्यूल हमारा ये कहता है कि अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो हमें टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम टेस्टिंग ऑपरेशनल एनवायरनमेंट की बात करें तो 3 तरीके की देखिए यहाँ पे एनवायरनमेंट आप देख रहे होंगे, सिक्योरिटी, शेड्यूलर एंड मैनेजमेंट टूल्स। सिक्योरिटी की वो किस हद तक सेपरेट हो सकता है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के सिक्योरिटी टेस्टिंग में, कि हाँ अलग अलग टेस्टिंग टीम अलग अलग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगी और उसको सिक्योरिटी के थ्रू जो है वो परफॉर्म करेंगी, वो किसी से उसको मिक्सअप नहीं करेंगी या किसी से उसको शेयर नहीं करेंगी जब वो टेस्टिंग परफॉर्म कर रही हो। शेड्यूलर, जैसे मैंने आपको बताया कि शेड्यूलर वो सॉफ्टवेयर है जो ये बताता है कि किसी भी टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने टाइम की जरूरत है, कितने टाइम में वो जो है हमें टेस्टिंग करके बता देगा। इट नीड टू बी टेस्टेड ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग। जब ये इसका जरूरत इसलिए पड़ता है कि जैसे हमने सिस्टम टेस्टिंग की बात की कि वो सिस्टम टेस्टिंग बहुत बड़े लेवल की होती है क्योंकि उसमें पूरा का पूरा डेटा वेयरहाउस एक साथ जो है वो टेस्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके कंटेंट ज्यादा होंगे टेस्ट करने के लिए तो उसका टाइम भी ज्यादा लगेगा, और अगर वो टाइम ज्यादा लग रहा है तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर टाइम स्लॉट को एक शेड्यूल वे में बता दिया जाए ताकि उसमें जो टाइम लग रहा है उसको हम पहले से एस्टिमेट कर सकें और एस्टिमेशन के बाद हम ये बता सकें कि पूरे के पूरे सिस्टम को अगर हमें एक साथ या डेटा वेयर हाउस को एक साथ हमें टेस्ट करना है तो कितनी देर लगेगी पूरे के पूरे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अगर हम मैनेजमेंट टूल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें कितने टाइप के लोग इन्वॉल्व हैं, इवेंट मैनेजर, सिस्टम मैनेजर या डेटाबेस मैनेजर, कौन कौन से लोग हैं जो टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, मैनेजमेंट टूल्स उनको बोला जाता है, और वही ये बताते हैं कि टेस्टिंग को किस तरीके से परफॉर्म करना है और कितनी देर में टेस्टिंग परफॉर्म करके हमको काम को खत्म करना है। अगर हम लॉजिस्टिक ऑफ टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो हमें शेड्यूलिंग बताता रहे कि एक टेस्ट का पार्ट अगर खत्म हो तो दोबारा कब उसको शुरू करना है, या दोबारा जो प्रोसेस शुरू होने वाली है वो तब तक नहीं शुरू होगी जब तक कि पहली प्रोसेस टेस्टिंग टीम की खत्म ना हो जाए। डे टू डे ऑपरेशनल प्रोसीजर होता है, रोज का रोज टेस्टिंग परफॉर्म होती है, रोज की रोज उसको रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है। बैकअप रिकवरी स्ट्रेटजी होती है, टेस्टिंग के दौरान मान लीजिए कोई डैमेज हो जाता है तो हमारे पास एक बैकअप भी रखा रहे, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि बैकअप एंड रिकवरी का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। तो टेस्टिंग करते समय अगर किसी डेटा वेयरहाउस में कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन हो गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए पहले उसका एक बैकअप क्रिएट कर लेते हैं टेस्टिंग टीम, और बैकअप क्रिएट करने के बाद फिर आगे क्या करते हैं उसको टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग टूल होता है, मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग टूल ये बताता है कि किस टाइप के लोग उसको परफॉर्म कर रहे हैं, किस टाइप के लोग को जो है वो रिपोर्ट देंगे टेस्ट परफॉर्म होने के बाद, और उस पर क्या डिसीजन लिया जाएगा आफ्टर परफॉर्मिंग द टेस्ट। क्वेरी परफॉर्मेंस, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्वेरी परफॉर्मेंस में सिर्फ ये कंसीडर होता है, क्वेरी परफॉर्मेंस में सिर्फ ये कंसीडर होता है कि हमारे पास किस टाइप की क्वेरी है जो एग्जीक्यूट कर जाए बड़े ही आसान तरीके से, और जिसको एग्जीक्यूट करने में या रिस्पॉन्स करने में डेटा वेयरहाउस को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्वेरी बहुत लेंदी ना हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वो सिंपल हो और उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो, काफी अच्छा हो। So these are the topics of today's lecture. If you have any doubt related to this topic, please contact me on my WhatsApp number. You can mail me also at rohitmishra.academic@gmail.com. Thanks for watching this video. Thank you so much.